हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपको पहली वाली वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स जिनसे हम पढ़ रहे हैं, ये मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप इन पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं। अब कोशिश हमारी ये रहेगी इस लेक्चर सीरीज़ में कि मैं हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो डाल दूँ या फिर हर सेकंड डे एक वीडियो डाल दूँ, ताकि सिलेबस जल्दी से कवर हो सके। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो सारे फीचर्स, वो सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, जिनकी फाउंडेशंस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, उन सभी फीचर्स को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बना है। स्टार्ट करते हैं हम कुछ फैक्ट से, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस लेके आया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे चेंजेस? चेंजेस जैसे कि 3 तरीके के वर्ड्स। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी इसने प्रियम्बल में ऐड किए। फंडामेंटल ड्यूटीज इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी। इसने जुडिशियल रिव्यू को कर्व किया, एक्सेट्रा। केशवानंदा भारती केस 1973। इस केस ने बेसिकली हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट उसके जो बेसिक फीचर्स है, बेसिक फीचर्स जैसे कि डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक्सेट्रा, इन सबको वो वायलेट नहीं कर सकता, इन सबको वो अमेंड नहीं कर सकता है। चलते हैं हमारे सेलिएंट फीचर्स की तरफ। तो पहला हमारा फीचर आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि सारे आर्टिकल्स प्रोविजंस मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। करंटली 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। सेकंड, अगर हम अपने फीचर पे आते हैं, तो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया। फिर इंडिया की डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी एंड यूनिकनेस को देखते हुए उन फीचर्स को इम्बाइब किया, अपने तरीके से अपना एक यूनिक टच दिया हर फीचर को। तो हम इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कह सकते, हमने फीचर्स बोरो किए दूसरे नेशन से एंड अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें इंस्टीट्यूशंस में डाल लिया। अब जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट है, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया। जैसे कि फेडरल स्कीम हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, जुडिशरी हो गया। पॉलिटिकल पार्ट जो आता है कि हमारी पॉलिटी कैसी होगी, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर होता है, रूल ऑफ लॉ है, रिट्स है, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की। फिलोसफिकल पार्ट, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम फिलोसफिकल पार्ट कहते हैं। ये हमने यूएसए और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। ठीक है। कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जैसे कि जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इनसे भी हमने काफी सारे प्रोविजंस बोरो किए। अब ये जो फीचर्स हैं, इन पे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स पे एक डिटेल्ड लेक्चर अलग से भी बनेगा। तो यहाँ बेसिकली इस लेक्चर में एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये फीचर्स हैं। इसके बाद डिटेल्ड लेक्चर्स आएंगे जहाँ सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप इन्हें इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तीसरे फीचर पे चलें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना इतना आसान नहीं है, इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। और रिजिडिटी जो है वो एक फेडरल फीचर होता है। फेडरल फीचर, फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन मतलब कि एक देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो दोनों को एग्जिस्टेंस में चल रही है, दोनों की पावर्स इक्वल है। रिजिडिटी यानी कि डिफिकल्टी इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक फेडरल फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी एक यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज समटाइम्स मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब कि अमेंडमेंट्स। अब दो तरीके की अमेंडमेंट्स होती है हमारे पास। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट ये हो गई। इसमें क्या होता है कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए, प्लस अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ये एक काफी डिफिकल्ट मेजोरिटी रहती है, क्योंकि इतने मेंबर्स का एक टाइम पे प्रेजेंट होना, फिर इतनी मेजोरिटी से उन्हें वोट करना, तो बेसिकली इट मेक्स इट डिफिकल्ट कि अमेंड करना प्रोसीजर आसान ना हो।
क्यों रिजिडिटी लाई जाती है? इसलिए लाई जाती है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है वो मिसयूज ना करे पावर्स का, कोई भी ऐसे प्रोविजंस अपनी विल से पास ना करवा पाए जो कि हार्मफुल हो सकता है सिटीजन्स के लिए। सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी आती है, वो ये है कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सेम ऊपर वाली, प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। यानी कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, वो स्टेट्स का भी उनमें रैटिफिकेशन चाहिए होता है, तो तब ये मेजोरिटी यूज होती है। सिंपल मेजोरिटी जो है वो नहीं होती कवर आर्टिकल 368 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। अगले फीचर पे आए हैं तो ये है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब इंडिया एक फेडरेशन है, फेडरेशन का मतलब वही कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है हमारे पास और स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे पास। बट इंडियन सिस्टम क्योंकि यूनिक है, तो हमारे पास फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये होता है इसका मतलब। चले हम अपने फेडरल फीचर्स की तरफ, तो ये आता है कि टू गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। डिवीजन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम होता है लॉस को चेक करना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहे, वॉयलेट नहीं कर रहे सिटीजन्स के राइट्स को, एक्सेट्रा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर पड़ा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी फियर और फेवर के बिना काम कर सकती है। बाइकैमरलिज्म, मतलब टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और काफी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आगे बढ़ते हैं यूनिटरी फीचर्स की तरफ। यूनिटरी फीचर्स मतलब पहले ही, यूनिटरी फीचर्स मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, या फिर मोर पावर्स दी जाने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग सेंटर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, कोई स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। सिंगल सिटीजनशिप, हर सिटीजन एक इंडियन सिटीजन है, स्टेट का सिटीजन नहीं होता है कोई भी। फ्लेक्सिबिलिटी इन अमेंडिंग, मैंने बताया था ऊपर कि कुछ टाइम टू टाइम चेंजेस लाने के लिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उसके प्रोविजंस डाले गए हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सारे ही सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉज को गवर्न करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, यूपीएससी हो गई, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सारी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। इमरजेंसी प्रोविजंस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफी पावरफुल बन जाती है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, वीटो ओवर स्टेट बिल्स, काफी सारे स्टेट बिल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास वीटो पावर्स होती है, वो उनको खारिज कर सकते हैं। तो ये सब एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पावरफुल फीचर्स होते हैं कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट बिल्स, ये सारे फीचर्स हम डिटेल में भी अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब ये देख लो कि इसमें फीचर्स भी कम थे, इसमें फीचर्स भी ज्यादा है, तो इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे ज्यादा पावर्स होती है। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ जो ध्यान रखने पड़ेंगे हमें प्रीलिम्स के मतलब से। फेडरेशन जो है इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन टर्म ही मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इस यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। स्टेट्स जनरली फेडरेशन में एग्रीमेंट करके एक सिंगल एंटिटी बनाती है, इंडिया के केस में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट्स से हमारा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स डू नॉट हैव अ राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, स्टेट्स जो है यूनियन से सेसीड नहीं कर सकती, यूनियन से हट नहीं सकती। स्टेट्स इन इंडिया आर डिस्ट्रक्टेबल, दे आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। इंडिया अब कुछ थिंकर्स है जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, ये जनरली स्टेटमेंट्स दे के आपको पूछ सकते हैं कि किसने दी। केसी वेरे ने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल, मॉरिस जोन्स ने कहा कि इट इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ग्रानवेल ऑस्टिन ने कहा इट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आइवर जेनिंग सेट की फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है हमारा कि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टमिंस्टर मॉडल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। देखिए अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स, तो यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है नॉमिनल हेड दैट इज प्रेसिडेंट, एक होता है रियल हेड दैट इज प्राइम मिनिस्टर।
सारे असली काम, असली पावर्स जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर रियल हेड के पास होती है। नॉमिनल चीजें जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी होगी नाम पे, एग्रीमेंट्स हो गए, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल, इंडिया में बेसिकली जो पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स लेके आ रही है वही इलेक्ट होती है, वही अपनी गवर्नमेंट बनाती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव बनता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, स्टेट लेवल पे वही गवर्नर आ गया, चीफ मिनिस्टर्स आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शंस एंड सारी चीजों के लिए पार्लियामेंट को, जो लेजिस्लेचर है या स्टेट असेंबली को। डुअल मेंबरशिप, डुअल मेंबरशिप का मतलब होता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, सेम टाइम पे वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर है, मतलब कि वो पार्लियामेंट के मेंबर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पहले लेजिस्लेचर के मेंबर बने, देन वो सॉरी देन वो प्राइम मिनिस्टर बने, दैट इज एग्जीक्यूटिव के मेंबर बने। पांचवा फीचर है हमारा इसका कि डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस बाय द प्रेसिडेंट। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब अपनी कॉन्फिडेंस खो देती है रूलिंग गवर्नमेंट, तब डिसॉल्व करा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। लोअर हाउस जो होता है लोकसभा, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर्स जरूर है। तीन तरीके की लिस्ट दी गई है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर्स है, स्टेट की ये है, दोनों की मिला के कॉन्करेंट पावर्स ये है, बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। थोड़ा बहुत, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही ब्रांच है बेसिकली, दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो स्ट्रिक्टली सेपरेटिंग नहीं है पावर्स। टेन्योर जो है इंडिया में वेरिएबल होता है, क्या? डिपेंडेंट ऑन कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी रह रही है 5 साल तक, तो आपकी सरकार चलेगी, पर आपकी मेजोरिटी अगर नहीं रही, आपके एमएलएज एमपीज डिफेक्ट कर गए दूसरी पार्टीज में, तो आपकी मेजोरिटी क्वेश्चन की जा सकती है, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन किया जा सकता है। एग्जाम्पल है इसका यूके और इंडिया। अगर हम आते हैं, इसका काउंटर पार्ट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट ही हेड है भाई स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी। ठीक है। प्रेसिडेंट की जो पार्टी होती है या फिर कोलिशन पार्टी होती है उनकी, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कंट्रोल करते हैं। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर उसे इलेक्ट किया जाता है। इस केस में एग्जीक्यूटिव भी जो है वो अकाउंटेबल नहीं होता है लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम कर रहा है और लेजिस्लेचर अपना अलग काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ अगर हम इसे देखें, वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है तीनों ब्रांचेस में, कोई एक दूसरे के काम में मेडल नहीं करता। मिनिस्टर्स जो है कैन बी चूजन फ्रॉम आउटसाइड द लेजिस्लेचर, जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर से ही मिनिस्टर्स आए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इलॉन मस्क, जिसे हम सब जानते हैं, उसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिपार्टमेंट लीड करने को कहा गया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो बेसिकली वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं था, उसे बाहर से बुलाया गया था कि आप ये अपने एक्सपीरियंस या स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे इसको गवर्न करो। प्रेसिडेंट जो है इधर डिसॉल्व नहीं कर सकता है लोअर हाउस को, नॉर कैन द हाउस, मतलब लेजिस्लेचर भी प्रेसिडेंट को इजीली रिमूव नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट वाया एन इम्पीचमेंट मोशन। अगर इम्पीचमेंट नहीं चल रहा है तो लेजिस्लेचर भी इसको रिमूव नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को। टेन्योर इनका फिक्स्ड रहता है, वो स्टेबिलिटी थोड़ी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल यूएसए, ब्राजील एंड फ्रांस। चले अपने अगले फीचर पे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब मिक्स, दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारे पास है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का भी, जो कि यूके से हमने लिया, और जुडिशियल सुप्रीमेसी का भी, जो कि यूएसए से हमने लिया। इसके एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हमारे पास सिंथेसिस है। सिंथेसिस ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ये हो गई हमारी जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है। पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड अमेंड कर सकता है मेजर पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ये हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो दोनों का मिक्सचर है हमारे पास। कुछ फैक्ट है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। नो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इन इंडिया। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट कर सकता है पार्लियामेंट्स की पावर को। किस तरीके से लिमिट कर सकता है? कुछ प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया, प्रेसिडेंट के एसेंट हो गए फॉर बिल्स, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। ये सारी लिमिटेशंस क्रिएट करती हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे, कि पार्लियामेंट को ऑल टू पावरफुल नहीं होने देना। ऑन द अदर हैंड यूके में जो है पार्लियामेंट सोवरन है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए पूछे जा सकते हैं कि इज इंडिया पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट सोवरन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ।
इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एज इन की ये स्ट्रक्चर होता है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यही बेसिकली इन्फोर्स करते हैं लॉ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का। सुप्रीम कोर्ट को हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस भी कहते हैं, एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इनकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करी जाती है? इंडिपेंडेंस इनकी इंश्योर की जाती है इनकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशन से, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है इनके पास, इनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो सैलरी हो जाए, चाहे वो अलाउंसेस हो जाए, चाहे लीव हो जाए, पेंशन हो जाए, सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इन खर्चों पे वोट नहीं कर सकता कि वोटिंग होगी तो ये खर्चे अप्रूव होंगे। ये प्री अप्रूव्ड खर्चे हैं जो कि सीएफआई पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होने ही होने हैं। ठीक है। जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं हो सकता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक्सेप्ट ऑन इम्पीचमेंट या रिमूवल मोशन। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये भी एक फीचर है जो इनकी इंडिपेंडेंस सिक्योर करता है। फंडामेंटल राइट्स, अब हम फंडामेंटल राइट्स पे आए तो वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 12 और 35 के बीच में। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो है आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो सारे प्रोविजंस का मिसयूज करने लग जाए। इसलिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि अगर सिटीजंस का कोई राइट वायलेट हो रहा है तो आपके पास ये सारे राइट हैं, आप कोर्ट में जाके उन्हें इन्फोर्स कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करता है लाइबर्टीज को और फ्रीडम ऑफ पीपल को अगेंस्ट स्टेट इन्वेजन। जस्टिशिएबल होते हैं, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, मतलब कि इनकी वायलेशन पे सिटीजन डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नॉट एब्सोल्यूट, नॉट सैक्रोसेंट, कैन बी कर्टेल एंड रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट। सैक्रोसेंट और एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि बेसिकली कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स पे भी लगाई जा सकती है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, इन सब बेसिस पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती है स्टेट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स पे। 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में। राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट था, इट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 और इसको एक लीगल राइट में बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चले तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में होता है। आर्टिकल्स 36 से लेके 51 इसके अंडर आते हैं। ठीक है। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम होता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना इंडिया में, एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। ठीक है। सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर और एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं स्टेट के ऊपर कि स्टेट अगर कोई भी लॉ बना रहा है तो बेसिकली इट इज अ मॉरल ड्यूटी कि राइट और रॉन्ग को देखते हुए मॉरल ड्यूटी अपॉन स्टेट की इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कीजिए अपने लॉज बनाते हुए। एक स्टेटमेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज प्लस फंडामेंटल राइट्स जो है डिफाइन करते हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा जा सकती है ऐसी स्टेटमेंट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपीस को कहा दे आर द नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। अगर वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल अगर लें, आर्टिकल 39A जैसे कि ये कहता है कि इक्वल जस्टिस प्रमोट कीजिए, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कीजिए पुअर पीपल को। आर्टिकल 40 ये कहता है कि ऑर्गेनाइज करिए विलेज पंचायत्स। ठीक है। अब एक मिनर्वा मेल केस आया था 1980 में, जो कि जिसने की हेल्ड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। पूछी जा सकती है ऐसी स्टेटमेंट्स, तो ये ध्यान रखनी होती है। अगले पे आते हैं तो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने इसे ऐड किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वराज सिंह कमेटी। ठीक है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती है हमारे पास। कन्फाइंड होती है सिटीजन्स के लिए, मतलब सिर्फ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पे नहीं है। ये भी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होती है कि अगर इनको कोई वायलेट कर रहा है तो कोर्ट में जाके इनका रिड्रेसल नहीं मिलेगा वायलेशन के लिए। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज होती है कि आप एज अ सिटीजन, आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं कि आप परफॉर्म कीजिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करें, नेशनल फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट करें, हार्मनी और ब्रदरहुड प्रमोट करें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें अपने अंदर, फ्रीडम स्ट्रगल्स के आइडियाज को चेरिश करें। ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल नेचर। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था, वो थी प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 and 14।
आते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर पे कि सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब है, पहली बात तो सेक्युलर टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। क्योंकि हमारा इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। बहुत सारे रिलीजन है बट कोई एक रिलीजन ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। इसलिए सेक्युलर स्टेट है इंडिया। इंडिया बेसिकली पॉजिटिव सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है। इक्वल ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट देते हैं हम हर रिलीजन को। स्टेट जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, न्यूट्रल है स्टेट हर रिलीजन की तरफ। बट इट कैन इंटरफेयर किस बेसिस पे? अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जस्टिस इंश्योर करना है, तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। आर्टिकल 14, 15, 16 राइट टू इक्वालिटी हो गए। आर्टिकल 25, 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये तो बेसिकली सारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि एक ऐसा सिंगल सेट ऑफ लॉज जो कि सारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हो। मैरिज के प्रोविजंस में, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सारी चीजों में एक सिंगल लॉ होना चाहिए और रिप्लेस कर दे ये रिलीजियस लॉज को। बेसिकली ये सारे जो प्रोविजंस है ये सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं कि इंडिया इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं प्रोविजंस की वजह से सेक्युलर है। अगला हमारा फीचर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब कि जो भी इंडियन सिटीजन 18 एंड 18 की एज से अबव है वो एलिजिबल है इलेक्शंस में वोट कास्ट करने को। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से वोटिंग एज रिड्यूस हो गई थी 25 से 18 पे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है कि हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सारे सिटीजन जो है वो इंडिया को बिलोंग करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन नहीं है। जैसे यूएस में एक सिटीजन टेक्सास का भी सिटीजन है जो कि वहाँ की एक स्टेट है और वो यूएस सिटीजन भी है। इंडिया में ऐसा नहीं होता कि अगर आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से हो कि आप वहाँ के सिटीजन हो, आप सिर्फ इंडियन सिटीजन हो। इससे कॉमन आइडेंटिटी प्रमोट होती है, यूनिटी आती है और इक्वल राइट्स देने में आसानी होती है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो एस्टैब्लिश करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी जिसका हम एग्जाम ही दे रहे हैं, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ ऐसी बॉडीज है जिनको बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बॉडीज इंडिपेंडेंस कैसे होती है? इंडिपेंडेंट बेसिकली इनकी इंश्योर की जाती है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है इन्हें, सर्विस कंडीशन इनकी फिक्स्ड रहती है, एक्सपेंसेस जो है इनके चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट इनके एक्सपेंडिचर पे जो कि सैलरीज अलाउंसेस है उन पे वोट नहीं करता, ये तो जाने ही जाने हैं। मतलब ये इनकी अपॉइंटमेंट के बाद इनके डिसएडवांटेज पे वैरी नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट चलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन पे। तीन तरीके की इमरजेंसी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है रिटर्न रिकमेंडेशन पे यूनियन कैबिनेट की। ग्राउंड्स होते हैं इसके वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। ये तीन ग्राउंड्स होते हैं। बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंस जो टर्म है वो पहले था कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रेबेलियन इन 1978 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है ये तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के ग्राउंड्स हो गए। आर्म्ड रेबेलियन जो है ये इंटरनल इमरजेंसी का ग्राउंड हो गया। तीन बार इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है इंडिया में। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था जो बांग्लादेश जिससे क्रिएट हुआ था। थर्ड वॉर जो है 1975 से 77, सॉरी वॉर नहीं है, ये एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल इमरजेंसी जो कि पीएम इंदिरा गांधी के टाइम पे लागू की गई थी। दो दो बार हमारे यहाँ एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, एक बार इंटरनल डिस्टर्बेंस पे इमरजेंसी घोषित की गई। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। बेसिकली दो ही ग्राउंड्स होते हैं इसके अंदर कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट के अंदर फेल हो रही है, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से स्टेट जो है फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट वहां पे स्टेट इमरजेंसी। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है? जैसे कि ब्रेक डाउन हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है अगर, तो नीचे चलें तो आर्टिकल 365 आता है यही कि स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ सेंटर। ये भी एक ग्राउंड है। एक ग्राउंड ये हो गया, एक ग्राउंड ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है। दूसरा ग्राउंड ये है कि स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ सेंटर। गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या फिर अगर प्रेसिडेंट खुद ही सेटिस्फाइड है कि एक ऐसी दोनों सिचुएशंस हो रही हैं तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में। प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करते हैं इसे। ग्राउंड जो है इसके वो है कि थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया।
यूनियन गवर्नमेंट जो है गेन्स पावर टू डायरेक्ट स्टेट्स एंड कंट्रोल फाइनेंशियल पॉलिसी। आज तक ऐसी इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर हुई नहीं है। स्टेट इमरजेंसीज तो बहुत बार डिक्लेयर हो चुकी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार, फाइनेंशियल आज तक डिक्लेयर नहीं हुई है। 3 टायर गवर्नमेंट, हमारा 3 तरीके का गवर्नमेंट होती है। जस्टिस सेंट्रल है हमारे पास, फिर हमारे पास स्टेट है, और इंडिया का यूनिक फीचर हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने इन 3rd टायर को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऐड किया और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करी पंचायत को, जो कि रूरल एरिया गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है। पार्ट 9 ऐड किया गया एंड 11 शेड्यूल। म्यूनिसिपैलिटीज जो कि अर्बन एरियाज की गवर्नमेंट है, लोकल, उसमें पार्ट 9A एंड 12 शेड्यूल को ऐड किया गया। लास्ट हमारा फीचर बचता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली जब इंडिविजुअल्स अपने रिसोर्सेज पूल कर रहे हैं, एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, और उन ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई काम खोल रहे हैं, उसी को कोऑपरेटिव कहा जाता है। ये अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करते हैं, रूरल डेवलपमेंट में एम्पावर करते हैं, फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को सेल्फ रिलायंस फोस्टर करते हैं और जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। की रोल वही जो मैंने बताया, पूल करते हैं अपने सारे रिसोर्सेज, कलेक्टिव मार्केटिंग होती है, चीप लोन्स देते हैं मेंबर्स को, अपनी एक कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं। एग्जांपल है इसका, जैसे अमूल का हमने सबने नाम सुना है, सारे प्रोडक्ट यूज करते होंगे, तो अमूल डेयरी, इफको हो गया, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो ये सारे कोऑपरेटिव के एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कोऑपरेटिव, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, सॉरी, सोसाइटीज को, ठीक है। और 3 चेंजेस करे इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 19 के अंदर, जो कि फ्री राइट टू फ्रीडम है, उसमें ऐड किया राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स एज फंडामेंटल राइट, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 43B, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें ऐड किया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक नया पार्ट भी ऐड किया गया, 9B। 9B, उसका टाइटल था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल उसके ये थे 243ZH एंड 243ZT। अब हमारा फीचर्स तो बेसिकली हो गए हैं खत्म। चलते हैं हम PYQs डिस्कस करने की तरफ। एक सेकंड, ठीक है। यहाँ से अभी हम PYQs अपने डिस्कस कर लेते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू gainful employment, generation of gainful employment for unemployed, generation of laying the foundation of strong and vibrant। अभी हमने ऊपर देखा कि 73rd और 74th ने 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया, दैट इज पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो इसका आंसर होने वाला है सी। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है डील्स विद एनी ऑफ दीज, तो ये अगर हम पढ़ेंगे, ऊपर मैंने दिया भी था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जिन्होंने कुछ बेसिक प्रोविजंस दिए, इन्हें तो हमें याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम पर्पज से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपना मैच द फॉलोइंग। अब ये जनरली इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है नहीं, बट मैंने डाल दिया था कि हमें समझ आए चीजें, ठीक है। इनको मैच करना है। अब हमने मान लो अभी सारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़े भी नहीं है, आर्टिकल्स पढ़े भी नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है, देखें, ध्यान लगाएं, तो हमने ये देखा था कि आर्टिकल वहां पे 31 था। 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, जो मैंने बताया फंडामेंटल राइट में डिस्कस हो गया। यहाँ ये आ गया प्रॉपर्टी, ठीक है। अब डी का देखना है, वन किस किस में है। इसमें डी का वन नहीं है, इसमें डी का वन नहीं है, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और अगर हम मैच करने की कोशिश करें, तो मैंने बताया था कि 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इक्वालिटी वाला मैटर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इक्वालिटी वाली चीज ये हो गई कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो हमें देखना A का 2, यहाँ A का 3 है, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर, चाहे आपको दो ऑप्शंस पता भी ना हो, तो आ गया A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हालांकि ये 68 क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था, ये प्रियम्बल का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर था फंडामेंटल ड्यूटीज की, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है, ठीक है।
द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, हमने अभी डिस्कस किया था कि वेलफेयर स्टेट किस में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच, ठीक है, अब इसको पढ़ो ऑप्शंस को, 2020 का ये क्वेश्चन है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट हो, ये कैंसिल हो जाता है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ठीक है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द, गवर्नमेंट इज नॉट रिमूव्ड बाय द पीपल, इलेक्टेड तो है, नॉट रिमूव्ड, कीवर्ड्स पे ध्यान देना। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर, नहीं इंडिया में नहीं है ऐसा, हमने फीचर ऊपर डिस्कस किया था कि टेन्योर इंडिया में वेरिएबल होता है। तो यहाँ ये ऑप्शन बन जाता है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैन रिमूव इट अगर ढंग से फंक्शन नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, अभी ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन देखा था वेलफेयर स्टेट वाला। ठीक है, इसलिए मैंने ये डाल दिया कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखना ही नहीं है, आंसर ही हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट आ गया ना। अब ये भी देखो, ये भी 2020 में पूछा डीपीएसपी से, ये भी 2020 में पूछा। व्हाट इज द, विद रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4, पार्ट 4 क्या है हमारा, पार्ट 4 था हमारा डीपीएसपी। ठीक है, तो उसी से बेसिक क्वेश्चन है। दे शैल बी इनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स, इनफोर्सेबल तो है ही नहीं, मैंने पहले बता दिया नॉन इनफोर्सेबल है। ठीक है, नॉन इनफोर्सेबल है, तो फर्स्ट हो जाएगा रॉन्ग, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। दे शैल बी नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, एनी कोर्ट, ठीक है, ये ठीक है। प्रिंसिपल लेड डाउन आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, मैंने बताया था मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, इसका आंसर हो जाएगा डी। 109 अगर हम चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, enables the creation of political offices and government, defines limits the power of government, secures social justice, social equality, social security। ठीक है, अगर हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से एनालाइज किया है तो हमें पता चलेगा कि इसमें लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है क्योंकि वो पार्लियामेंट की, गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर पाता है, तो इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका आंसर होने वाला है। आते हैं 2025 के क्वेश्चन की तरफ, तो ये तीन दिए गए हैं स्टेटेड अंडर डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। अब आपको देखना है कि कौन सा किस में आएगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, अब हमें ये पता है कि ये तो भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। अब इसमें ऑप्शंस भी उस तरीके के दिए गए होते हैं। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी लिखा हुआ है, तो दो तो हमारे सही हैं अब तक। एक है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ऑल 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी है अभी, अगले लेक्चर्स में जब फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर आएगा, डीपीएसपी का आएगा, तो उसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, एंड कोशिश मेरी रहेगी कि हर ऑल्टरनेट डे 2 दिन में वीडियोस डालता रहूं ताकि सिलेबस जल्दी से कवर कर सकें। ये स्कैनर है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हो हमारे इस इनिशिएटिव को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।